नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में नवपाषाण काल के विषय में पढ़ा था, उसके संक्षिप्त परिचय हमने देखा था। तो आज हम नवपाषाण काल पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन हम उसके कुछ प्रमुख पुरास्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। जो नवपाषाण काल से संबंधित कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके जो है इन पुरास्थलों के बारे में। अगर हम नवपाषाण काल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल की बात करें तो हम उसके अंतर्गत सबसे पहले मेहरगढ़ को लेते हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है और कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। और 1975 में मेहरगढ़ की खोज जे फ्रांसोया जेरिज ने किया था। और मेहरगढ़ से हमको नवपाषाण काल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नवपाषाण ये जो मेहरगढ़ जो है ये हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। और भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। और यहाँ से कृषि के साक्ष्य हमको, जैसे कृषि में गेहूँ, जौ, कपास एवं अंगूर के साक्ष्य मिलते हैं तथा पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। और दक्षिण पश्चिम एशिया में गेहूँ एवं जौ का ये प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमको मेहरगढ़ से ही मिलता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में हंसिया का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिलता है। भैंस पाले जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है। तो देख लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ 1975 ईस्वी में जे फ्रांसोया जेरिज ने खोजा था। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। और जैसा कि हमने बताया कि कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो मेहरगढ़ के आप लोग नोट करते चलिए जो है। और भी हम मेहरगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। हमने बताया कि जो है यहीं से हंसिया का प्राचीनतम साक्ष्य, भैंस पाले जाने का प्राचीनतम साक्ष्य, कुम्हार के चाक पर निर्मित बर्तन सर्वप्रथम मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। और हमने बताया कि
यहाँ फसलों में गेहूँ, जौ, कपास और अंगूर की खेती का भी साक्ष्य हमको मिलता है और दक्षिण एशिया में गेहूं एवं जौ की खेती किए जाने का यह प्राचीनतम साक्ष्य है। दक्षिण एशिया में गेहूं एवं जौ की खेती किए जाने का ये प्राचीनतम प्रमाण हमको मेहरगढ़ से ही मिलता है। और हम देख लेते हैं और हमने बताया कि यहीं से जो है यहाँ से यहाँ से अन्नागार का साक्ष्य हमको मिलता है और 1 मिनट भा निर्माण क्षेत्र और सिगार के आकार की ईंटों का भी प्रमाण हमको यहाँ से मिलता है। और दक्षिण एशिया की प्राचीनतम चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ और लॉस्ट वॉक्स मेथड का प्राचीनतम प्रमाण और प्राचीनतम चक्राकार ताम्र निर्मित ताबीज और दांत खोजने का प्राचीनतम प्रमाण भी हमको यहीं से मिलता है। तो दक्षिण एशिया की प्राचीनतम चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ और लॉस्ट वॉक्स मेथड का प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिलता है। उसके बाद हमने बताया कि दांत खोदने का भी प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिलता है। अगर हम लास्ट वॉक्स मेथड की बात करें तो ये धातु से मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं, धातु को पिघलाकर जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसे लास्ट वॉक्स मेथड पद्धति कहा जाता है। इसमें धातु को पिघलाकर मोम से निर्मित सांचे में डाल दिया जाता है, जिस हिसाब से उस सांचा का निर्माण किया रहता है उस हिसाब से मूर्ति उसी रूप में बन जाती है। ये हड़प्पा सभ्यता में इसकी यही विधि प्रचलित थी और चोल काल में भी इसी विधि से धातु की मूर्तियाँ जो है बनती थी। और हमने बताया कि जो है प्राचीनतम चक्राकार ताम्र निर्मित ताबीज भी यहीं से मिलता है। प्राचीनतम चक्राकार ताम्र निर्मित ताबीज का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिलता है। और मेहरगढ़ से कुल 7 सांस्कृतिक कालों के अवशेष हमको मिलते हैं, साक्ष्य मिलता है। कालखंड 1 और कालखंड 2 नवपाषाण काल से संबंधित हैं, जहाँ सीमित मात्रा में तांबे के प्रयोग का भी प्रमाण मिलता है। यहीं से गेहूं के 4 प्रकार और नामांकित मुहर प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से पहले कपास का उत्पादन विश्व में कहीं नहीं मिलता है। यहाँ एक अंगीठी के अंदर कपास के बीज हमको मिलते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो साक्ष्य हमें मिला है जो है वो है कपास का उत्पादन मेहरगढ़ में ही हुआ था सबसे पहले। इससे पहले विश्व में कहीं भी कपास का उत्पादन हमको नहीं देखने को मिलता है। और मेहरगढ़ के लोग कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में रहते थे। कुल मिलाकर यहाँ के कृषिजीवी अस्थायी समाज एवं अस्थायी
जीवन के बारे में हमको अस्थायी बस्तियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन मेहरगढ़ से ही मिलता है और यही मेहरगढ़ से एक अंगीठी के भीतर हमको कपास के बीज मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ एवं कपास उपजाने की तकनीकी यहीं से सीखी, मतलब मेहरगढ़ के पूर्वजों से ही सीखी। यही कारण है मेहरगढ़ को सिंधु सभ्यता का अग्रगामी स्थल कहा जाता है। तो गेहूं, जौ एवं कपास उपजाने की तकनीकी हड़प्पा वासियों ने मेहरगढ़ के पूर्वजों से सीखी। यही कारण है कि ऐसा इतिहासकारों का मानना है, यही कारण है कि मेहरगढ़ को हड़प्पा सभ्यता का अग्रगामी स्थल भी कहा जाता है। आप लोग इसको नोट करते चलिए। जो है अब हम नेक्स्ट प्रमुख पुरास्थल पे आते हैं, बुर्ज होम। बुर्ज होम बुर्ज होम को 1935 में डी टेरा पीटरसन ने खोजा था और कश्मीर में खोजा गया यह प्रथम नौपाषाणिक स्थल है और इसका अर्थ होता है भुज ब्रिज का स्थान या प्लेस ऑफ वर्च। तो 1935 में डी टेरा पीटरसन ने खोजा और कश्मीर में खोजा गया यह प्रथम नौपाषाणिक स्थल है। और बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ होता है भुज वृक्ष का स्थान, या जिसे आप कह सकते हैं प्लेस ऑफ बर्च। तो नोट करते चलिए आप लोग। बुर्ज होम जो है 3 कालों से संबंधित है और जहाँ से कुल 4 पुरातात्विक स्तरों की प्राप्ति हमको हुई है। और बुर्ज होम का 1+2 का संबंध जो यहाँ का पहला और दूसरा चरण है उसका संबंध नवपाषाण काल से है और तीसरे और चौथे चरण का संबंध क्रमशः महापाषाण एवं ऐतिहासिक काल से है। और यहाँ से गड्ढाघर तथा मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य हमको मिलता है और बुर्ज होम 2 से ही लाल और गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल के साक्ष्य हमको मिलता है। और यहाँ से पालतू पक्षियों में मुर्गे का साक्ष्य हमको मिलता है और मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण भी हमको यहीं से मिलता है। तो हमने देखा कि यहाँ से क्या क्या मिलता है। यहीं से गड्ढा घर तथा मालिक के साथ
कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य हमको यहीं से मिलता है और पालतू पक्षियों में मुर्गे को पाला जाता था और मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण भी बुर्ज़होम से ही मिलता है। और बुर्ज़होम 2 से एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है, जो बुर्ज़होम 2 का स्तर है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। वहाँ से लाल और गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल का साक्ष्य भी हमको मिलता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रस्थल जो है गुफक्कराल। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। गुफक्कराल ये भी कश्मीर में ही स्थित है। इसकी खोज 1962 में हुई थी और 1981 में इसका उत्खनन A.K. शर्मा ने करवाया था और इसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुहा। यहाँ से हड्डी की सुइयों से यह जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग वस्त्र सिलाई का भी कार्य करते थे और गुफक्कराल के लोग कृषि एवं पशुपालन भी करते थे। और यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है कि यहाँ से अंत्येष्टि मानव के या अंत्येष्टि के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। तो इसकी खोज 1962 में हुई थी और 1981 में खुदाई A.K. शर्मा ने की और इसका शाब्दिक अर्थ मतलब गुफक्कराल का शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुहा है। और जैसा कि हमने बताया कि ये भी कश्मीर में स्थित है और यहीं से हड्डी की सुई मिली है। हड्डी की सुई मिलने से साथ ये जानकारी मिलती है कि यहाँ लोग वस्त्र की सिलाई भी करते थे। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन भी करते थे और यहाँ से मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। ये आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहीं से आवासीय गड्ढों से गुफक्कराल से ही आवासीय गड्ढों से स्तंभचित पत्थर एवं मिट्टी के चूल्हे भी हमको यहीं से मिले हैं। मतलब पत्थर एवं मिट्टी के चूल्हे और आवासीय गड्ढों से स्तंभ छिपे गुफक्कराल और बुर्ज़होम दोनों जगहों से मिलते हैं। और गुफक्कराल से भारी मात्रा में जली हुई लकड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे यह सूचना मिलती है कि यहाँ व्यापक अग्निकांड हुआ था। तो यहीं से जली हुई लकड़ियों
लकड़ियों का मिलना यह सूचित करता है कि यहाँ जली हुई लकड़ियों का मिलना सूचित करता है कि यहाँ भीषण अग्निकांड हुआ था। अब हम अगर आते हैं तो नेक्स्ट प्रवास स्थल की बात करें तो वो है कोल्डिहवा। आप लोग जानते ही होंगे कोल्डिहवा के बारे में। कोल्डिहवा अगर हम कोल्डिहवा की बात करें तो कोल्डिहवा के उत्खनन से ही विंध्य क्षेत्र में हमको सर्वप्रथम नवपाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल से संबंधित स्थल है। यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्रमाण हमको मिलता है। यहीं से चावल एवं जली हुई धान की बालियाँ भी हमको मिलती हैं और चावल की या धान की जो ओराइजवा सताइवा किस्म की धान की हमको एक किस्म मिली है। तो इसकी खुदाई से हमको विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है और यह स्थल नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल एवं ऐतिहासिक काल या आप लौह काल कह सकते हैं से संबंधित है। और हमने बताया कि यहीं से धान की खेती किए जाने का प्रमाण हमको मिलता है। किए जाने का प्रमाण हमको मिलता है। अभी तक यह माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है या मेहरगढ़ को ही माना जाता था, लेकिन अब लहुरा देव को माना जाता है। लहुरा देव का जो अगर वहाँ खेती किए जाने का अगर साक्ष्य देखें तो 8 से 9 हज़ार साल पुराना या 8 से 9 हज़ार ईसा पूर्व माना जाता है और मेहरगढ़ 6 से 7 हज़ार ईसा पूर्व माना जाता है। यहीं से कोल्डिहवा से ही चावल एवं धान की जली हुई बालियाँ भी हमको मिलती हैं। यहीं से हमको चावल एवं धान की जली हुई बालियाँ भी मिली हैं या मिलती हैं और धान की ओराइजा सताइवा, धान की ओराइजा सताइवा किस्म हमको यहीं से मिली है। और कोल्डिहवा की सबसे प्रमुख विशेषता है यहाँ से डोरी छाप मृद भांडों का मिलना। ऐसे मृद भांड बुरझोम से भी मिले हैं और कोल्डिहवा का काल 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता डोरी छाप मृद भांडों का मिलना है और इसका टाइम काल या टाइम पीरियड 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रवास स्थल के बाद
महगड़ा, अगर हम महगड़ा, इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। यहाँ से भी डोरी छाप मृदभांड हमको प्राप्त हुए हैं और यहाँ से पशुओं का बाड़ा या 3 द्वार वाला गौशाला हमको मिला है। यहाँ से पशुओं का बाड़ा या 3 द्वार वाला गौशाला हमको मिला है। यहाँ से भी हमको डोरी छाप मृदभांड मिलते हैं। यहाँ के मृदभांडों की धान की बालियों के छाप भी मिलते हैं। यहाँ के मृदभांडों पर धान की बालियों के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। और महगड़ा में घरों का निर्माण एक सीधी पंक्ति में ना करके गोलाकार ढंग से किया गया है और यहाँ की एक सबसे प्रमुख विशेषता चिड़ियों की हड्डियों का मिलना है। तो नोट करिए। तो आपने एक प्रमुख विशेषता ये भी जाना कि घरों का निर्माण एक सीधी पंक्ति में ना करके गोलाकार रूप में किया गया है और चिड़ियों की हड्डियों का मिलना भी यहाँ के एक प्रमुख विशेषता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें चौपानी मांडो, तो चौपानी मांडो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख पुरास्थल से यहाँ से गोल समतांत वाली कुल्हाड़ियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। गोल समतांत वाली कुल्हाड़ियाँ अधिक संख्या में हमको चौपानी मांडो से मिली हैं, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख पुरास्थल है। नेक्स्ट अगर हम प्रमुख पुरास्थल की बात करें तो बिहार में स्थित चिरांद है। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में गंगा, सोन, गंडक एवं घाघरा इन 4 नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं जो कि हिरण के सींग से निर्मित हैं। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है, जिले में ही। और ये गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों के संगम पर, 4 नदियों के संगम पर स्थित है। और हमने बताया कि सर्वप्रथम चिरांद की नवपाषाणी संस्कृति से भारी मात्रा में विविध प्रकार के अस्थि उपकरण मिले हैं। सर्वप्रथम चिरांद की नवपाषाणिक संस्कृति से ही हमको विविध प्रकार के अस्थि उपकरण मिले हैं। और हमने बताया कि यहाँ सींग हड्डी से निर्मित उपकरण मिले जो कि हिरण के सींग से निर्मित हैं। ये भारत के पाषाण काल में सर्वप्रथम चिरांद की नवपाषाणी संस्कृति से हमको विविध प्रकार के अस्थि उपकरण मिलते हैं। नोट करिए आप लोग। चिरांद को
सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के घरों से बहुतायत घरों में विशेष प्रकार के चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। और चिरान से अग्निकांड का भी साक्ष्य हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ के घरों के जलने के प्रमाण मिले हैं। चिरान नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है। तो अगर हम चिरान की बात करें तो यहीं से सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र इसको माना गया है। सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुतायत घरों से हमको विशेष प्रकार के चूल्हे की प्राप्ति हुई है। विशेष प्रकार के चूल्हों की प्राप्ति हुई है और यह नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है। और जो एक इम्पॉर्टेंट सूचना मिलती है कि चिरान से अग्निकांड का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यहाँ घरों के जलने के प्रमाण भी हमको मिलते हैं। तो अग्निकांड का साक्ष्य भी हमको चिरांद से मिलता है। तो ये था नवपाषाण काल से संबंधित जो है कुछ प्रमुख पुरास्थल जिनके विषय में हमने चर्चा की। अगर हम दक्षिण भारत में भी देखें तो कुछ पुरास्थल वहाँ से भी मिलते। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण काल से संबंधित पुरास्थल है, वहाँ से राख के टीलों का मिलना भी एक प्रमुख विशेषता है। और पूर्वोत्तर भारत में भी हमको जो है नवपाषाण काल से संबंधित स्थल मिलते हैं। तो जैसा हमने बताया कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं, वहाँ से राख के टीलों का मिलना प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत से भी हमको कुछ प्रमुख नवपाषाण काल से संबंधित स्थल मिलते हैं। जो दक्षिण भारत में राख के टीलों का मिलते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो पशुओं के गोबर को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता था और उनके सूखने पर उनमें आग लगा दिया जाता था, जिससे वो राख का ढेर हो जाते थे। अब इसके बाद हम लोग एक क्लास और इस पर चर्चा करेंगे नवपाषाण काल पे। वो है नवपाषाण काल के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। उसको पढ़ के हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।